नहीं, मेरी है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये पेंसिल मेरी है। मैं क्यों झूठ बोलूं? तुम झूठ बोल रही हो। मुझे मेरी पेंसिल वापस दे दो। पर ये मेरी पेंसिल है। अब क्या हुआ? तुम दोनों किस चीज को लेकर झगड़ रहे हो? दादी माँ, ये पेंसिल मेरी है। नहीं दादी माँ, ये पेंसिल मेरी है। मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ ये पेंसिल किसकी है। ये पेंसिल मधुरा की है। हाँ, मेरी पेंसिल। लेकिन मेरी पेंसिल भी ऐसी ही थी दादी। मुझे पता है हर्ष, लेकिन ये पेंसिल मधुरा की है। कैसे दादी? आपको कैसे पता कि ये पेंसिल मधुरा की है? मधुरा लिखते लिखते पेंसिल मुंह में डालती है तो उसके दांतों के निशान पेंसिल पे गड़ जाते हैं। ये देखो, यहाँ निशान है। हाँ है। और हर्ष, शायद तुम्हारी पेंसिल कहीं खो गई हो। मैं तुम्हें नई पेंसिल देती हूँ। ठीक है दादी। दादी, आप तो बहुत होशियार हैं। आपने झट से पेंसिल पहचान ली। वो तो मैं हूँ, लेकिन गौतम बुद्ध से होशियार नहीं हूँ। गौतम बुद्ध कौन है? 5वीं शताब्दी में एक बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, गौतम बुद्ध। चलो, मैं तुम्हें उन्हीं की एक कहानी सुनाती हूँ। भारत के एक गांव में भरी दोपहर में 2 औरतें झगड़ रही थीं, हेमा और रेखा। तुम मेरा बेटा चोरी करना चाहती हो। ये मेरा बेटा है, तुम इसे चोरी कर रही हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मेरा बेटा है। क्या बहन, क्यों झूठ बोल रही हो? मैं झूठ बोल रही हूँ या तुम? मैं अपने बेटे के लिए झूठ क्यों बोलूंगी? इन दोनों का झगड़ा सुन कुछ लोग वहां जमा हो गए। उनमें से एक ने सुझाव दिया, तुम दोनों बच्चे की कसम खाओ। मैं बच्चे की कसम खाती हूँ कि ये मेरा बेटा है। बहन, मेरे मुन्ने की झूठी कसम मत खाओ। ये मेरा मुन्ना है। सभी लोग उलझन में पड़ गए कि आखिर ये बच्चा है किसका। अंत में वो दोनों औरतें बच्चे को लेकर गौतम बुद्ध के पास गई। गौतम बुद्ध अपने ज्ञान पेड़ के नीचे बैठे थे। दोनों ने उन्हें अपनी समस्या बताई। गौतम बुद्ध उठे और उन्होंने बच्चे को अपने हाथों में लिया और जब उन्होंने बच्चे के तलवे देखे तो वो बोले, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। बताइए महाराज। इस बच्चे के एक पैर पर एक तिल है। जो इसकी असली माँ है उसे ये पता होगा। तो बताओ, इसके कौन से पैर पर तिल है? रेखा और हेमा दोनों सोचने लगी और फिर हेमा बोली, दाएं तलवे पर। तुम्हें यकीन है? नहीं नहीं, बाएं तलवे पर। रेखा ही इसकी असली माँ है। तुम धोखेबाज हो हेमा। इस बच्चे के तलवों पर कोई तिल नहीं है। अगर तुम इसकी असली माँ होती तो ये तुम्हें पता होता। गौतम बुद्ध ने वो बच्चा रेखा को दे दिया। दादी माँ, गौतम बुद्ध तो सच में बहुत बुद्धिमान थे। बिल्कुल मेरी तरह। तुम और बुद्धिमान, तुम तो अपनी पेंसिल भी नहीं पहचान पाए।
रायचंद नाम का व्यापारी नेपाल के बर्फीले पहाड़ों में रहता था, जो कंबल बनाकर उसका व्यापार करता था। रायचंद के पास कई भेड़ें थी। भेड़ हमको प्यारी है, भेड़ हमको प्यारी है, गोरी और दुलारी है, भेड़ हमको प्यारी है। रायचंद अपनी भेड़ों से ऊन इकट्ठा करता। डरो मत, हम कुछ नहीं करेगा, सिर्फ ऊन निकालेगा। उसके बाद रायचंद अपनी पत्नी के साथ ऊन से कंबल और स्वेटर्स बनाता है। दोनों के स्वेटर्स और कंबलों की कारीगरी बहुत खूबसूरत थी। अप्रतिम, बहुत खूब। तुम्हारा भी कंबल बहुत सुंदर है। जब सारे ऊन से कंबल और स्वेटर बन जाते हैं तो रायचंद उन्हें अपने घोड़ों पे लादकर शहर में व्यापार करने के लिए निकल पड़ता। रायचंद थोड़ी दूर जंगल में आया और भाई सुनो, क्या तुम शहर जा रहे हो? हाँ भाई, शहर ही जा रहा हूँ। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आओ साथ चलते हैं। मैं जय सिंह हूँ, शहर में मेरी दुकान है। हम रायचंद, हम एक व्यापारी हैं। आप किस चीज का व्यापार करते हो? हम कम्बल और स्वेटर बना के बेचते हैं। अरे वाह, आप मुझे दिखा सकते हैं? क्यों नहीं मेरे भाई। दोनों रुके और रायचंद ने जय सिंह को अपने बुने हुए स्वेटर और कंबल दिखाए। बहुत खूब भाई, क्या दाम होगा इन सब का? कम से कम 1000 सिक्के तो जरूर होंगे। उसके बाद दोनों फिर अपना सफर जारी रखते हैं और देखते ही देखते वो शहर पहुंच गए। चलो भाई, अब मैं चलता हूँ। चलता हूँ, पहले मेरा सामान तो लौटा दो। ये सामान तो मेरा है। तुम्हारा कैसे? ये सामान तो मेरा है। कैसी बात कर रहे हो भाई? मैंने तुम्हें अपने साथ आने की अनुमति दी और तुम तो मेरे ही सामान को अपना बोल रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने तुम्हें अपने साथ आने दिया और तुम मेरे सामान को हड़पना चाहते हो। तभी आसपास कुछ लोग जमा हो गए। एक काम करो, तुम दोनों नायक जी के पास जाओ, वो इस शहर के सभी समस्याओं का हल करते हैं। तुम्हारी समस्या भी जरूर हल कर देंगे। वो दोनों नायक जी के घर गए। बोलिए, आप दोनों की क्या समस्या है? मैं रायचंद हूँ, स्वेटर और कंबलों का व्यापारी। मैं अपना सामान शहर में बेचने आ रहा था कि मुझे जय सिंह रास्ते में मिला। उन्होंने शहर साथ चलने को पूछा तो मैंने इन्हें अपने साथ ले लिया और यहाँ पहुँचते ही ये मेरे सामान को अपना बोल रहे हैं। नहीं नायक जी, ये झूठ बोल रहा है। मैं भी एक व्यापारी हूँ, मेरी शहर में दुकान भी है। मैं नेपाल से कंबल और स्वेटर खरीद के लौट ही रहा था कि ये महाशय मिल गए। ये मेरे साथ शहर आए और अब मेरे सामान को अपना बता रहे हैं। अरे ये क्या, दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। अगर सामान तुम्हारा है जय सिंह, तो तुम्हें इसकी पहचान होगी। लेकिन नायक जी, शहर आते वक्त मैंने इसे मेरा सारा सामान दिखाया था, तो अब इसे सारे सामान की पहचान होगी ना। नायक जी कुछ सोचने लगे। अब तो फैसला करना बहुत मुश्किल है। तुम दोनों सामान को 2 बराबर हिस्सों में बांट लो। अरे लेकिन मेरी साल भर की मेहनत है। तुम्हारी नहीं, मेरी मेहनत। बस बहुत हो गया, तुम दोनों इस सामान को आपस में बांट लो। ठीक है। नायक जी के फैसले मान के दोनों ने कंबल और स्वेटर आपस में बांट लिए। फिर नायक जी रायचंद के पास गए। रायचंद, अब जब तुम्हारा इतना नुकसान हुआ है, जो कुछ तुम्हारे पास बचा है वो तुम मुझे कितने में बेचोगे? 500 सिक्के। मैं तुम्हें 250 सिक्के दे सकता हूँ। नहीं हो पाएगा नायक जी, साल भर की मेहनत है, इतने घाटे में नहीं बेच सकता। फिर नायक जी जय सिंह के पास गए। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन जो भी हो, जो कुछ बचा कुचा है वो तुम मुझे बेच दो। आप सच में खरीदना चाहते हैं? हाँ। नेकी और पूछ पूछ। क्या दाम है इन सब का? 500 सिक्के। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 250 सिक्के दे सकता हूँ। हुजूर, चलिए ठीक है। तुम झूठे हो, ये तुम्हारा सामान नहीं है। अगर तुम सच में इस सामान के मालिक होते तो इसे आधे दाम में बेचने के लिए कभी भी राजी नहीं होते। जय सिंह की बेईमानी पकड़ी गई।
तुम्हें अपने गुनाह के लिए रायचंद को 500 सिक्के जुर्माना देना होगा। रायचंद को 500 सिक्के मिले और वो अपना सामान वापस पाकर बहुत खुश हुआ। इसलिए कहते हैं, सच्चाई की जीत होती है और झूठ की उम्र छोटी होती है। झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुकू टीवी। एक गांव में एक खेत था जिसका मालिक था जयंती सिंह। जयंती सिंह के पास खेत जोतने के लिए 2 बैल थे, लेकिन अब उनमें से एक बैल कल्लू बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा कल्लू अब खेत जोत नहीं पाता था, वो गिर जाता। लेकिन कल्लू ने जयंती सिंह की बहुत मदद की थी। एक दिन जयंती सिंह ने सोचा, अब कल्लू बूढ़ा हो गया है, उसने मेरी बहुत मदद की है, अब मुझे उसे काम से आजाद कर देना चाहिए। वो कल्लू के पास जाता है और उसे लेकर खेत के बाहर चलने लगता है। कुछ देर में वो जंगल पहुंचते हैं। कल्लू, तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। पर अब तुम बूढ़े हो गए हो और मैं तुमसे और काम नहीं करवाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। जयंती की बातें सुनकर कल्लू थोड़ा भावुक हो जाता है और वो वापस जाना चाहता है, पर फिर उसे लगता है कि शायद जयंती अब उसे पाल नहीं सकता। कल्लू अब सोच लेता है कि वो खुद का पालन खुद करेगा। कल्लू नया आश्रय ढूंढते ढूंढते जंगल में एक गुफा के पास आता है। इस गुफा के बाहर बहुत सारी घास और नजदीक ही एक तालाब था। ये जगह मेरे निवास के लिए बढ़िया है। कल्लू अपने नए घर में बहुत खुश था। उसे भरपेट खाना, पीने को पानी और सर छुपाने के लिए गुफा मिल गई थी। पर एक दिन कल्लू देखता है कि एक शेर उस गुफा की तरफ बढ़ रहा है। कल्लू डर गया, पर उसने संयम नहीं खोया। उससे एक युक्ति सूझी। सुनो भाग्यवान, आज हम भरपेट खाना खाएंगे। एक शेर नजर आ रहा है, मैं अपने सींगों से उसका शिकार करूंगा और तुम लपक के उसे मार देना। शेर कल्लू की बातें सुनकर डर जाता है और तुरंत उल्टा भागने लगता है। मूर्ख शेर कल्लू को एक भयंकर जानवर समझ लेता है। एक सियार शेर को भय से दौड़ता देख उसके पास जाता है। राजा जी, क्या हुआ? आप दौड़ क्यों रहे हो? वहाँ एक भयंकर जानवर है जो शेर का शिकार करता है। वो बड़ा है, मोटा है और उसके लंबे लंबे सींग हैं। भयंकर? वो जानवर भयंकर नहीं है। आप उसका शिकार नहीं बल्कि वो आपका शिकार बन सकता है। नहीं नहीं, वो बहुत भयंकर है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। आप चलिए मेरे साथ। अगर वो मेरा शिकार करने आया तो तुम भाग जाओगे और मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं। ठीक है राजा जी, हम आपस में अपनी पूंछ बांध लेते हैं। अगर वो आपका शिकार करेगा तो आप मुझे उसके सामने फेंक देना और खुद भाग जाना। शेर को अब भी डर लग रहा है, फिर भी वो सियार की जबरदस्ती करने से उसके साथ निकल पड़ता है। कल्लू सियार को शेर के साथ देख सब समझ गया, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने दूसरी युक्ति लड़ाई। सियार, तुम्हें मैंने 2 शेर लाने के लिए बोला था, तुम सिर्फ एक ही लाए। अब मेरे पूरे परिवार का पेट कैसे भरेगा? कल्लू की बात सुनकर शेर भयभीत हो गया और बेचारा सियार जंगल भर घिसटता रहा। कल्लू की समझदारी से उसकी जान बच गई। इसलिए तो कहते हैं, मुश्किल वक्त में समझदारी से काम लेना चाहिए। ललित नाम का एक मशहूर मूर्तिकार था। वो अपनी कला का महारथी था। उसकी मूर्तियों के गुणगान दूर दूर तक होते और कई लोग उसकी मूर्तियां बहुत महंगे दामों पे खरीदते। एक दिन जब ललित अपनी मूर्तियां बनाने में व्यस्त था, तभी राजा चंद्रसेन वहां आए और उसे देखने लगे। ललित ने जब राजा जी को देखा, प्रणाम राजा जी।
बहुत खूब ललित, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम इस सदी के सबसे अच्छे कलाकार हो। धन्यवाद महाराज। राजा चंद्रसेन वहां से चले गए और अब ललित सोचने लगा, मैं सच में इस सदी का सबसे बड़ा कलाकार हूँ। एक दिन की बात है, ललित मूर्ति बना रहा था, तभी मालिक, आपके मित्र राघव आए हैं। मेरा मित्र? वो एक गरीब ग्वाला है और मैं एक महान मूर्तिकार हूँ। वो मेरा मित्र कैसे हो सकता है? जाओ उससे बोल दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। ठीक है। ललित का घमंड बढ़ रहा था। अगले दिन। प्रणाम ललित जी। प्रणाम। ये बाबा सिद्धेश्वर जी हैं, राजा चंद्रसेन जी के गुरुजी। राजा जी चाहते हैं कि आप इनकी एक मूर्ति बनाएं। जरूर, आइए बाबा, आप वहां बैठिए। तुम्हारी मूर्तियां तो अप्रतिम हैं। ये तो मुझे पता है। आप मुझे वो बताएं जो मुझे पता नहीं है। मैंने महाराज से सुना था कि आप भविष्य बता सकते हैं, तो मेरा भी भविष्य बताइए। बेटा, मैं तो सिर्फ हाथों की रेखाएं पढ़ सकता हूँ, तो मेरी भी रेखाएं पढ़िए और ये बताइए कि पैसे और प्रसिद्धि के अलावा क्या है मेरे भविष्य में। अरे नहीं, ये क्या हुआ बाबा? अब तुम सिर्फ 40 दिन ही और जी सकते हो और 40वें दिन यमराज आधी रात को आकर तुम्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। क्या सिर्फ 40 दिन? ललित निराश हो गया। वो उसी कुर्सी पे बैठ गया जहां वो अपने पात्र को बैठाया करता था, और अचानक उसी समय उसे कुछ सूझा। क्यों न मैं अपनी ही मूर्ति बनाऊं? और फिर ललित ने अपने जैसी हूबहू 6 मूर्तियां बनाई। वाह ललित, तुम तो महान हो। अब तो यमराज भी मुझे पहचान नहीं पाएंगे। मैं तो यमराज को भी चकमा दे दूंगा। 40वें दिन ललित सभी मूर्तियों के बीच सो गया और आधी रात को मर गया। मैं मर गया। लो, पहुंच गए ललित के घर। अब जल्दी उतरिए। कितनी बार बोला है कि वजन कम करिए, पर आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यम है हम। चुप हो जाओ। वैसे हम तुम्हारे मालिक हैं, तुम नहीं। अरे ये क्या? यहाँ तो 7 मूर्तिकार हैं। हमें किसे अपने साथ ले जाना है? महाराज, रहने दीजिए। चलिए वापस चलते हैं और इस मूर्तिकार को बाद में ले जाएंगे। चलिए महाराज, वापस चलते हैं। यमराज ने भैंसे की बातों पर ध्यान नहीं दिया और बहुत खूब मूर्तिकार, तुम्हारी कला तो अप्रतिम है। तुमने अपने जैसी हूबहू 6 मूर्तियां बना ली। वाह! पर तुमसे मूर्तियां बनाने में एक गलती हो गई। गलती? असंभव, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। यही तुम्हारी गलती है। इतना घमंड कि तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों में गलती मान ही नहीं सकते। मूर्ख, अगर तुम मुझे जवाब नहीं देते तो मैं तुम्हें कभी नहीं पहचान पाता। अब चलो मेरे साथ। यमराज, आराम से। एक तो आप खुद इतने वजनी हैं और ऊपर से ये दूसरी सवारी। एक दिन आप मेरी कमर ही तोड़ देंगे। शांत रहो, यम है हम। मूर्तिकार के घमंड ने उसकी जान ले ली। शायद अगर वो अपनी बनाई हुई मूर्तियों पे इतना घमंड न करता तो वो जीवित होता।
रम्या एक मछुआरा था जो समुंदर के किनारे रहता था। रम्या रोज अपने दोस्त बंदिया के साथ समंदर में मछलियां पकड़ने निकलता। नाव को समुंदर के बीच में ले जाकर, राम्या भाऊ, एक सवाल पूछूं क्या मैं? अरे पूछना बंडिया। ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में सोती है और रात में रोती है, और जितना ज्यादा रोती है उतना उजाला देती है? दिन में सोती, रात में रोती। नहीं पता ना भाऊ? मैं बताऊं क्या? अरे रुक थोड़ा, ये तो मोमबत्ती है जो दिन में नहीं जलती और रात में जलती है, तो उससे मोम पिघल के गिरता है और रोशनी भी देती है। बराबर की नहीं? क्या भाऊ, इस बार भी आप ही जीत गए। रम्या पढ़ा लिखा नहीं था पर होशियार जरूर था। रम्या घर पहुंच के अपनी पत्नी के साथ खाना खाता है। अहो, बंडिया भाऊजी बोल के गए हैं कि वो कल नहीं आएंगे। वो अपनी पत्नी को लेकर सासरवाड़ी जा रहे हैं। ओह ठीक है। एक बंडिया भाऊजी हैं जो अपनी बाइकों को लेके सासरवाड़ी गए हैं, और एक आप हो। अगले हफ्ते तुमको भी लेके जाऊंगा तुम्हारे माँ के घर। सच्ची? अगबाया। रम्या की पत्नी बहुत खुश थी। अगला दिन आया। रम्या आज अपने घर से अकेले ही मच्छी पकड़ने के लिए निकल पड़ा। चलो कोई बात नहीं, आज मैं अकेले ही मच्छी पकड़ूंगा। रम्या नाव लेकर समुंदर में निकल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंच के उसने अपना जाल फेंका और बैठ के राह ताकने लगा। कुछ देर बाद उसने जाल पकड़ा तो उसे लगा कि उसके जाल में बहुत सारी मछलियां फंसी हैं। उसने पूरी ताकत लगा के जाल खींचा। हाइला, अरे ये क्या? सिर्फ 4 मछली, और ये क्या बोतल है? रम्या ने उस बोतल को यहाँ वहाँ घुमा के देखा और फिर उसने बोतल खोली। मैं पिंगारा हूँ। आज से 100 साल पहले मैं एक बहुत शक्तिशाली जादूगर था। मेरे नाम से हर एक जीव कांपता था, लेकिन एक श्राप के कारण मैं इस बोतल में कैद हो गया। तुमने मुझे आजाद किया, लेकिन अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रम्या भूत को देखकर डर गया। अब रम्या सोच में पड़ गया। लेकिन मैंने तो तुम्हें आजाद किया, अब तुम मुझे ही खाओगे? क्यों नहीं? 100 सालों से किसी इंसान को नहीं खाया। आज तो मेरी दावत है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम मेरा खाना बनोगे। मुझे पता है तुम मुझे खा लोगे, पर मेरी एक आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। इच्छा? क्यों? अच्छा ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? तुम इतने बड़े और शक्तिशाली हो, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी छोटी बोतल में समा कैसे गए? तुम इंसानों को ऐसे आड़े टेढ़े सवाल ही आते हैं। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। भूत ने अपना आकार छोटा कर लिया और वो उस बोतल में चला गया, और रम्या ने झट से बोतल का ढक्कन लगा दिया। बाबा रे बाबा, आज तो मेरा किस्सा ही खत्म हो जाता। नको रे बाबा, ये बोतल नको। रम्या बोतल को वापस समंदर में फेंक देता है और अपने घर की ओर लौट आता है। रम्या की होशियारी ने उसकी जान बचाई। राजस्थान में एक खुशहाल गांव था, रायपुर। यहाँ सभी लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, सिवाय एक आलसी किसान के। इस किसान का नाम था रूपा। रूपा की पुश्तैनी जमीन बहुत बड़ी और उपजाऊ थी, पर वहां कुछ नहीं उपजता क्योंकि रूपा कुछ बोता ही नहीं। वो रोज घर से खेत के लिए जरूर निकलता, पर खेत जाके सो जाता
रूपा की घर की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब रूपा की पत्नी लीला को घर संभालना मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि घर का सारा धन धान्य समाप्त होने की कगार पे था। एक दिन लीला ने निश्चय कर लिया कि अब वो खुद रूपा के साथ खेत जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह रूपा खेत के लिए निकल ही रहा था कि लीला वहां पहुंच गई। आज से मैं भी आपके साथ खेत आऊंगी। रूपा को समझ आ गया कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। दोनों खेत पहुंचे तो लीला खाली खेत देख के हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूपा दिन भर खेत में करता क्या है। उसने रूपा की तरफ गुस्से से देखा, फिर यहाँ वहां देखने लगी। लीला ने सोचा कि अब शायद उससे ही रूपा को मेहनत करना सिखाना पड़ेगा। और उसने रूपा के हाथ में एक कुदाल दी और खेत की तरफ इशारा किया। रूपा कुदाल चलाता और लीला बीज बोती। शाम होने तक वो दोनों मेहनत करते। अगले दिन यही सिलसिला चल रहा था। तब एक ऋषि मुनि वहां पहुंचे। ऋषि मुनि को देख लीला उनके लिए पानी लाई और रूपा ने उन्हें खाने के लिए अपनी चटनी रोटी परोसी। इस दंपति की सेवा से खुश होकर ऋषि मुनि बोले, मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लीला रूपा की तरफ देखने लगी और तभी रूपा को कुछ सूझा। अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारी सहायता के लिए एक सहायक दीजिए जो हमारे सारे काम कर दे। लीला इस बात को सुनकर थोड़ी नाखुश नजर आई, पर वो चुप रही। ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो यही सही, पर याद रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि ये सहायक हमेशा व्यस्त रहें। हाँ, हमारे पास बहुत काम है। अगर आप हमें सहायक दे दे। तथास्तु। ऋषि ने जैसे ही कमंडल से जल छिड़का, एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। मुझे काम दो मेरे मालिक, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रूपा और लीला थोड़े डर जाते हैं। ये सारा खेत बो दो, बीज उस बोरी में है। अब मैं चलता हूँ, याद रहे इसे हमेशा व्यस्त रखना। ऋषि मुनि को वहां से निकले अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि राक्षस लौट आया। खेत बो दिया है, मुझे काम दो मेरे मालिक, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इतनी जल्दी? अब एक काम करो, वहाँ कुआं खोदने का काम अधूरा है, उसे पूरा कर दो। राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। ये आपने क्या बला मांग ली? ये तो आपको खा लेने की बात करता है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं ये राक्षस मुझे सच में ना खा ले। ये इतनी जल्दी काम खत्म करके लौट आता है और फिर मुझे खाने की बात करता है। इससे अच्छा तो मैं खुद ही मेहनत कर लेता। अचानक लीला को एक युक्ति सूझी और वो राक्षस के लौटने की राह देखने लगी। अब जैसे ही राक्षस लौटा, इससे पहले कि वो बोलता, लीला बोली, हमारे गांव के बाहर एक कुत्ता बंधा है, मोती। जाओ और उसकी पूंछ सीधी करो। राक्षस वहाँ से गायब हो गया। शाम हो गई, राक्षस अभी तक लौटा नहीं। अब तक तो राक्षस ने मोती की पूंछ सीधी कर दी होगी ना? रूपा की बात सुनकर लीला हंसने लगी और बोली, मेरे भोले भाले स्वामी, मैंने उसे कभी ना खत्म होने वाला काम दिया है और आज से आप मन लगा के काम करिए, वरना फिर ये राक्षस आपको खाने आ जाएगा। ये काम खत्म करके घर लौट आना, बहुत काम बाकी है। लीला की समझदारी से रूपा की जान बच गई और उसे ये भी समझ में आ गया
कि आलस बुरी बला है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।